नमस्कार। उनकी कलम मेरी आवाज में आप सभी का स्वागत है। तो आज आपके लिए बहुत ही उम्दा कहानी यूं ही चला चल रही द्वारा निशांत जैन। आप लोगों को बहुत ही प्रेरित करने वाली ये कहानी आइए सुनते हैं। जब आप कोई चीज शिद्दत से पाना चाहते हैं और समय समय पर मिलने वाले संकेतों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं तो पूरी कायनात आपकी मदद करने में जुट जाती है। मुझे लगता है पाओलो कोएलो की मशहूर किताब अल्केमिस्ट का यह संदेश मेरी संघर्ष यात्रा और सफलता की अनकही कहानी पर बखूबी फिट बैठता है। पुराने शहर के एक मोहल्ले के एक साधारण परिवार में जन्मा। दादाजी कचहरी में पेशकार की नौकरी करते थे। हद दर्जे के ईमानदार आदमी। सुबह खाना लेकर घर से कचहरी पैदल जाते और आते। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू तीनों भाषाओं पर अच्छा अधिकार था उनका। दादी ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, पर पढ़ाई और ज्ञान की कीमत बखूबी समझती थी। मेरे पिताजी 4 भाइयों में दूसरे नंबर पे थे। एक प्राइवेट नौकरी करते और जो मिलता उसी में संतुष्ट रहना उनकी फितरत थी। माँ को भी कम खर्च में घर चलाना बखूबी आता था। कुल मिलाकर एक साधारण से निम्न माध्यम वर्गीय परिवार में पला बढ़ा। पापा हाई स्कूल तक जैसे तैसे पढ़े थे, पर माँ अपने जमाने की ग्रेजुएट थी। लिहाजा घर में पढ़ाई लिखाई पर काफी जोर था। हम 3 भाई बहनों में मैं मझला हूँ। उन दिनों की बात है जब मैं 8वीं और 9वीं कक्षा में पढ़ता था। हम राशन की सरकारी पीडीएस दुकान पर सामान लेने जाते थे। दुकानदार ज्यादातर गायब रहता था। गोल मोल के किस्से भी सुनते थे हम उनके। मैं पीले राशन कार्ड को पढ़ता था तो नीचे लिखा होता था खाद्य और रसद अधिकारी। मैं सोचता कि यदि अधिकारी बनकर अनियमितताओं और विसंगतियों को दूर किया जा सकता है तो मुझे भी अधिकारी बनना है। घर पर बताया भी। बात आई गई हो गई। उस दौर में मेरठ में एक जिला अधिकारी डीएम रहे थे लोकप्रिय आईएएस अधिकारी श्री अवनीश अवस्थी। मुझे अखबार पढ़ने का शौक तब भी था। रोज अखबार में पढ़ता कि आज उन्होंने क्या क्या अच्छे काम किए। मेरा किशोर मन उनकी पहलों, सुधारों और कामकाज से काफी प्रभावित था। अब मेरे मन में यह बात घर करने लगी थी कि मुझे भी कलेक्टर बनना है। भैया ने बताया कि इसके लिए आईएएस की परीक्षा पास करनी होगी, जो बहुत मुश्किल होती है। वक्त बीतता गया। खैर, कॉमर्स स्ट्रीम से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की, हिंदी मीडियम के एक सरकारी इंटर कॉलेज से। सौभाग्य से जिले में सबसे ज्यादा अंक भी हासिल किए। हालांकि मुझे साइंस और कॉमर्स भी अच्छे लगते थे, पर शुरू से ही मुझे ह्यूमैनिटीज के विषय जैसे सामाजिक विज्ञानों और भाषा साहित्य को लेकर एक प्राकृतिक रुझान सा था। 11वीं 12वीं कक्षा तक यह बात मुझे समझ आने लगी थी। उधर चूंकि आईएएस की तैयारी का सपना भी जोर मार रहा था और हिंदी पट्टी क्षेत्र में उन दिनों यह धारणा भी थी कि आर्ट स्ट्रीम के छात्र यूपीएससी में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। जहां मेरे सारे दोस्त सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट का फॉर्म भर रहे थे, वहां मैंने तथा मेरे 2 और दोस्तों ने निर्णय लिया कि हम मेरठ कॉलेज से बीए करेंगे। दिल्ली या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जाने के बारे में इसलिए नहीं सोच पाए क्योंकि वहां बाहर रहकर पढ़ने के खर्चे काफी ज्यादा होंगे। इस तरह इतिहास, राजनीतिक विज्ञान और इंग्लिश लिटरेचर विषयों के साथ ग्रेजुएशन किया।
और हिंदी लिटरेचर में पोस्ट ग्रेजुएशन। मेरठ कॉलेज के दिन बेहद यादगार रहे। पढ़ाई के साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में हम बहुत व्यस्त रहते थे। ग्रेजुएशन के दौरान तो मैंने दर्जनों राष्ट्रीय व राज्य स्तर के वाद विवाद, निबंध, कविता पाठ, क्विज प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और ज़्यादातर में शीर्ष स्थान भी पाया। एनसीसी और एनएसएस में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मुझे याद है कि कैसे राष्ट्रीय सेवा योजना में कैंप में हमने घर घर जाकर लोगों के इस्तेमाल में आने वाली दवाओं को ज़रूरतमंद लोगों के लिए इकट्ठा किया था। मेरठ कॉलेज की वार्षिक पत्रिका अभिव्यक्ति में लगातार छात्र संपादक रहा। भरपूर एक्सपोजर मिला और भरपूर कॉन्फिडेंस भी। इस सब के बावजूद यूनिवर्सिटी के मेरिट लिस्ट में स्थान भी मिल गया। मेरठ कॉलेज के शिक्षकों को भी मैं कभी नहीं भूलता, खास तौर पर हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर S.K. अग्रवाल और हिंदी विभाग के शिक्षक डॉक्टर रामज्ञ मौर्य। ग्रेजुएशन में हालांकि हिंदी, संस्कृत, उर्दू और दर्शन शास्त्र मेरे विषय नहीं थे, पर इन विषयों में मेरी रुचि के चलते मेरा इन विभागों में आना जाना खूब रहता। प्रिंसिपल सर जैसे कर्मठ और सहृदय व्यक्ति आसानी से नहीं मिलते। सकारात्मक मोटिवेशन देना तो कोई उनसे सीखे। जब मैं और मेरा साथी डिबेट में पहला पुरस्कार और शील्ड जीत कर लौटे थे, तो पूरे स्टाफ को अपनी जेब से जलेबी खिलाकर प्रिंसिपल सर ने हमारा उत्साह कई गुना बढ़ा दिया था। सपने बड़े थे, पर कुछ आर्थिक समस्याएं भी थीं। मुझे याद है कि मैं और मेरे दोस्त 10वीं कक्षा के बाद से ही लिखने पढ़ने की कोई पार्ट टाइम जॉब करते रहते थे, जैसे किताबों की प्रूफ रीडिंग और क्रिएटिव राइटिंग। इन छोटी छोटी पार्ट टाइम नौकरियों ने जिंदगी के बड़े सबक सिखाए। हम तीनों दोस्तों की कहानी कम फिल्मी नहीं है। 3 इडियट की तरह तीनों राही अपने अपने मन की राह पर चल निकले थे। सुमित का मन लिखने में रमता था, तो वतन को कार्टून उकेरना भाता था। मेरा मन पढ़ाई लिखाई और कविताओं में ज्यादा रमता था। तीनों ने साथ ग्रेजुएशन की और साथ साथ ये पार्ट टाइम नौकरियां करते रहे। तीनों अपनी अपनी साइकिल पर शहर की सड़कें नापा करते थे। तीनों साथ मस्तियां करते, दुनिया जहान की दार्शनिक बातें और लाइफ के फंडे सब कुछ डिस्कस होता था हम तीनों दोस्तों के बीच। चलिए अपनी कहानी पर वापस लौटता हूँ। बाद में तीनों का क्या हुआ ब्रेक के बाद बताता हूँ। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान घटा एक बड़ा दिलचस्प किस्सा मैं कभी नहीं भूल पाता, और कभी कभी मुझे लगता है कि यह घटना मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गई। मेरे एक सहृदय सीनियर थे। वह अक्सर मेरा हाल चाल पूछते और प्रेरित करते। एक बार उन्होंने मुझसे कहा कि किसी बिजली के बल्ब को अगर एक कमरे में जमीन के पास लाकर लटका दिया जाए तो वह कितनी रोशनी देगा, और यदि उसी बल्ब को ऊपर दीवार पर लटकाया जाए तब वह कितनी रोशनी देगा। उनका संकेत स्पष्ट था, यदि तुम में उच्च स्तर पर जाकर योगदान करने की क्षमता है तो तुम्हें निश्चय ही इसके लिए प्रयास करना चाहिए। मैंने हिंदी साहित्य विषय से यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा की तैयारी शुरू की और पहले प्रयास में सौभाग्य से उत्तीर्ण भी हो गया। उधर दिल्ली यूनिवर्सिटी की एमफिल प्रवेश परीक्षा दी और क्वालिफाई भी हो गया। बेझिझक डीयू में प्रवेश लिया और अपने सपनों को सच करने की उम्मीद लिए आखिरकार दिल्ली पहुंच ही गया। थोड़ा नॉस्टैल्जिक टाइप का होमसिक सा था मैं। देर से ही सही, पर पहली बार घर छोड़कर बाहर, हालांकि मेरठ से दिल्ली ज़्यादा दूर नहीं है,
पढ़ने गया था, मुझे याद है। माँ और घर को मिस करते करते मेरे मन से एक कविता उपजी थी, एक पैगाम माँ के नाम। वह आपसे साझा कर रहा हूँ, क्योंकि हमसे ज़्यादातर युवा खुद को इस कविता से जोड़ पाएंगे, जो मेरी ही तरह छोटे छोटे शहरों की खाली बोर दोपहरों से झोला उठाकर करियर बनाने की चाह लिए बड़े शहरों का रुख करते हैं। कविता कुछ इस तरह है। भावों की तू अजब पिटारी, अरमानों का तू सागर, नाजुक से एहसासों की एक नर्म मुलायम सी चादर, खट्टी मीठी फटकारें और कभी पलटकर वही दुलार, जीवन का हर पल तुझ में माँ, तुझसे है सारा संसार, जिसकी खातिर सब कुछ वारा, अपनी खुशियाँ जानी ना, वक्त कहाँ उस पर अब माँ, तेरे दुख दर्द चुराने का। उम्मीदों को पंख लगाने बड़े शहर को निकला जब, छुपी रुलाई देखी तेरी, प्यार का तब समझा मतलब। मिट्टी की तू सोंधी खुशबू, संबंधों की नर्म नमी, नए शहर में हर मुकाम पर बस तेरी ही खली कमी। हैरत है हर चेहरे पर थे कई मुखौटे और नकाब, तुझसा भी क्या कोई होगा, चलती फिरती खुली किताब। रिश्तों की गर्माहट तुझसे, तुझसे प्यार भरा एहसास, ले भरपूर दुआएं अपनी, हरदम थी तू मेरे पास। किसने कहा फरिश्तों के जग में दीदार नहीं होते, माँ की गोद में एक झपकी, सपने साकार सभी होते। डीयू में 1.5 साल की अवधि में मुझे लगता है कि मैंने बहुत कुछ सीखा। दिल्ली विश्वविद्यालय के एकेडमिक माहौल और हिंदी विभाग के शिक्षकों से जीवन एवं सोच के आयामों का विस्तार करने की सीख मिलती। साहित्य आलोचना जगत के बड़े बड़े दिग्गजों का सानिध्य मिलना भाव भूमि, चेतना और संवेदना का विस्तार करता है। एमफिल के साथ साथ वर्ष 2013 की संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा दी और साथ ही अपने गृह राज्य उत्तर प्रदेश के पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा भी। तैयारी भी ठीक ठाक थी और हौसला भी जबरदस्त था। आज तक जीवन की हर एकेडमिक और प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे अंक लाकर सफल होता रहा था, पर हुआ कुछ और ही। दोनों ही प्रारंभिक परीक्षाओं में मैं 2 से 5 अंकों के फासले से असफल रहा। यह मेरे लिए शायद पहली बार था कि मैं किसी परीक्षा में असफलता का स्वाद चख रहा था। एक बार को तो ऐसा लगा जैसे सब टूट सा गया, हिम्मत टूट रही थी और मन अवसाद से ग्रस्त होने लगा था। शायद मैं अपनी असफलता को संभाल नहीं पा रहा था। यह मेरी यात्रा का बेहद कठिन दौर था। अनिश्चितता बढ़ रही थी और अपने करियर को डामाडोल सा महसूस कर रहा था। उन दिनों एक दिन महानगरीय जीवन के संत्रास पर बैठे बैठे एक कविता लिख बैठा। मैं शहर हूं, जो बाद में कादम्बिनी पत्रिका में छपी भी। मुस्कानों का बोझा ढोए, धुन में अपनी खोए खोए, ढूंढता कुछ पहर हूं, मैं शहर हूं। बेमुरव्वत भीड़ में परछाइयों की निगहबानी, भागता सा हाँफता सा, शाम कब हूं कब शहर हूं, मैं शहर हूं। सपनों के बाजारों में क्या खूब सजी कृत्रिम मुस्कानें, आंखों में आंखें, बातों में बातें, मीठी मीठी ताने, नजदीकी में एक फासला, मन मन में ही घुला जहर हूं, मैं शहर हूं। मन के नाजुक से मौसम में भारी भरकम बोझ उठाए
कागज की किस्ती से शायद हुआ है अरसा साथ निभाए। खुद के एहसासों पर तारी हूँ, सुकून या फिर कहर हूँ, मैं शहर हूँ। लेकिन इस कठिन वक्त में मेरा परिवार, विशेषकर मेरे भैया प्रशांत और मेरे कुछ दोस्त संकट मोचन बनकर सामने आए। मुझे भावनात्मक संबल दिया और साथ ही मुझे विश्वास भी जताया। मैं कह सकता हूँ कि मेरे परिवार और इन शुभचिंतकों को मुझ पर मुझसे ज़्यादा भरोसा था। कुछ हिम्मत बंधी और दूसरी ओर एक अन्य प्रतियोगी परीक्षा, लोकसभा सचिवालय में ट्रांसलेटर में मेरी सफलता की खबर भी मिली। एमफिल का लघु शोध प्रबंध जमा करके मैंने संसद भवन में अपनी यह नौकरी ज्वाइन कर ली। इस नौकरी ने भी बहुत कुछ सिखाया और आत्मविश्वास बढ़ाया। अलग साथ ही कैरियर को लेकर एक किस्म की बेफिक्री भी मिली। मुझे लगता है कि इस नौकरी की व्यस्तता के बावजूद मुझे यूपीएससी की तैयारी तनाव मुक्त और दबाव मुक्त होकर करने में और सहज भाव से परीक्षा देने में मदद मिली। वर्ष 2014 में भी मैंने यूपीएससी की परीक्षा फिर से दी। इस बार किस्मत ने साथ दिया और यूपीएससी का इंटरव्यू कॉल आ गया। प्रोफेसर एच.सी. गुप्ता के बोर्ड में करीब 35 मिनट मेरा इंटरव्यू चला। इंटरव्यू के दौरान और उसके बाद भी मेरा मन शांत व सहज था। अब हर दिन परिणाम की प्रतीक्षा रहती थी। अंतिम रूप से चयन के इतने करीब होना एक अलग सी एहसास देता है। कभी-कभी बड़ी घबराहट होती कि अगर अंतिम रूप से चयन नहीं हुआ तो, या क्या सचमुच एक दिन में मेरी जिंदगी बदल जाएगी। ऐसे तमाम सवाल और उहापोर मन को मथते रहते थे। पर मैं अक्सर अपने मन को ऐसे समझाता कि पिछले प्रयास में तो प्रीलिम्स परीक्षा ही उत्तीर्ण नहीं हुई थी, इस बार तो इंटरव्यू तक पहुंचा, यही क्या कम है। और फिर अपने पास एक सम्मानजनक नौकरी तो है ही। वर्ष 2015 की 3 जुलाई की गर्म दोपहर की बात है। इलाहाबाद गया था यूपी पीसीएस की मुख्य परीक्षा देने। हालांकि इस बीच पिछले साल की पीसीएस की परीक्षा की इंटरव्यू कॉल आ चुकी थी। संगम के दर्शन कर दिल्ली लौटा तो मालूम हुआ कि कल यानी 4 जुलाई को यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्जाम का अंतिम परिणाम आ रहा है। शनिवार को ऑफिस की छुट्टी थी तो सोचा मेरठ में घर पर जाकर ही परिणाम देखूं। सुबह आनंद विहार बस अड्डे से मेरठ की बस पकड़कर घर पहुंच गया। दोपहर में मालूम हुआ कि कुछ देर में ही रिजल्ट आने की संभावना है। घर वाले मुझसे ज्यादा नर्वस थे। 1 बजे एक फोन आया और मालूम हुआ कि 13वीं रैंक आई है और हिंदी माध्यम में पहला स्थान। हिंदी माध्यम में काफी समय बाद ऊंची रैंक आई थी। उसके बाद तो बधाइयों का तांता लगना ही था, सो लग ही गया। बाद में आई अंक तालिका से मालूम हुआ कि मुझे मुख्य परीक्षा में तीसरे सर्वाधिक अंक प्राप्त हुए हैं। साथ ही निबंध में 160 और वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य में 313 अंक मिले, जो संभवतः इनमें अब तक के सर्वाधिक अंक हैं। एथिक्स के पेपर में भी 124 अंक मिले और सामान्य अध्ययन में कुल मिलाकर 378 अंक। कुल मिलाकर अंक थे 1001, जो मेरे लिए किसी शुभ शगुन से कम नहीं थे। सफलता अपने साथ बहुत सारी अपेक्षाएं और जिम्मेदारियां लेकर आती हैं। इनमें से एक है सफलता को संभालने की अपेक्षा। हम में से बहुत से साथी छोटी सी सफलता से विचलित होकर अपने व्यवहार को बदल बैठते हैं और कभी-कभी तो खुशी से फूलकर हमारे पांव भी जमीन पर नहीं पड़ते। सफलता
थोड़ी परिपक्वता और समझदारी की भी मांग करती है। मुझे तसल्ली है कि इस सफलता के बाद मिले सम्मान और पहचान को मैं और अपने परिवार, शिक्षकों एवं दोस्तों की मदद से संभाल पाया और अमूमन सहज बना रहा। इस दौरान अनेक सम्मान समारोह हुए और अनेक अवसरों पर युवाओं से संवाद का मौका भी मिला। पर जो दिन शायद मेरी जिंदगी के सबसे बड़े दिनों में से एक था, वह था तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन द्वारा संसद भवन के बाल योगी सभागार में मेरा अभिनंदन समारोह। इस समारोह में तत्कालीन माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री राजीव प्रताप रूड़ी जी, लोकसभा महासचिव श्री अनूप मिश्रा उपस्थित थे। सभागार में उपस्थित थे लोकसभा सचिवालय के सभी अधिकारी और कर्मचारी, जिनके साथ मैं पिछले 2 सालों से काम कर रहा था। मुझे लगता है कि यह सम्मान एक व्यक्ति के रूप में महज मेरा सम्मान नहीं था, यह एक साधारण पृष्ठभूमि और हिंदी माध्यम से पढ़कर निकले एक अभ्यर्थी की उपलब्धि का सम्मान था और साधारण पृष्ठभूमि के संघर्षों से निकलकर कई तरह के पिछड़ेपन का सामना करके आगे बढ़ने वाले हिंदी व भारतीय भाषाओं के छात्रों का भी सम्मान था। आज इस सुनहरी याद को मुड़कर देखता हूँ तो कभी कभी लगता है बहुत कुछ बदला है, तो कभी लगता है कुछ भी तो नहीं बदला। बदला यह कि अब बार बार कोई नौकरी का फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। घर वाले भी कैरियर को लेकर निश्चिंत हो गए और स्वाभाविक तौर पर सामाजिक सम्मान में भी कुछ बढ़ोतरी हुई। पर बहुत कुछ ऐसा भी है जो बिल्कुल नहीं बदला और इच्छा है कि कभी न बदले। आगे बढ़ने और कुछ अच्छा करते रहने की इच्छा, निरंतर प्रगतिशील रहने और काम करते रहने का जज्बा और नई चुनौतियों से जूझने की पुरजोर कोशिश। मुझे लगता है कि मुझे जिन 3 कारणों ने यूपीएससी में उच्च रैंक दिलाई, एक तो मेरा अब तक का विस्तृत नॉलेज और अनुभव, दूसरा राइटिंग स्किल और तीसरा समग्र व संतुलित दृष्टिकोण। साथ ही मुझे यह भी लगता है कि मेरी हर नौकरी, हर शिक्षण संस्था, हर शिक्षक और हर साथी ने मुझे कुछ ना कुछ ही नहीं, बहुत कुछ सिखाया। मेरे दोस्तों का कहना था कि मेरी तैयारी खामोश थी, पर सफलता ने शोर मचाया। मेरे सपनों की मंजिल मसूरी में 2 साल तक आईएएस की ट्रेनिंग की और तमाम नए दोस्त बनाए। आधुनिक अंग्रेजीदा माहौल में भी अपनी हिंदी वाली पहचान नहीं छोड़ी और हिंदी को अपनी मजबूरी ना बनाकर मजबूती बनाया। एकेडमी में पढ़ाई के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों की हिंदी में एंकरिंग भी की और अपनी एक अलग पहचान बनाई। राजस्थान कैडर मिला और अब तक अलवर, कोटड़ा, उदयपुर, माउंट आबू, अजमेर और जयपुर में पोस्टिंग हुई। कोटड़ा सबसे दिलचस्प पोस्टिंग रही। राजस्थान का सबसे पिछड़ा ब्लॉक कोटड़ा सुदूर आदिवासी अंचल में स्थित है। लोगों की जिंदगी को बहुत करीब से देखा। कोशिश यही रही कि अपनी ओर से एक संवेदनशील और सजग प्रशासन दे पाऊं। इस बीच आईएएस की ट्रेनिंग और बाद में नौकरी के साथ राइटिंग का शौक बदस्तूर जारी है। कई किताबें प्रकाशित हुई हैं और यूट्यूब पर वीडियो काफी लोकप्रिय हुए हैं। सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी पर मेरी किताब मुझे बनना है यूपीएससी टॉपर बेहद लोकप्रिय हुई और बाद में इंग्लिश और मराठी में भी छपी। नेशनल बुक ट्रस्ट से राजभाषा के रूप में हिंदी
किताब और प्रभात प्रकाशन से बच्चों की कविताओं की किताब सादी बंदर मामा की भी छपी है। पहले जिन चीजों को जीवन में बहुत बड़ा माना करते थे, वो धीरे धीरे सहज लगने लगी। यूपीएससी में हिंदी मीडियम से टॉपर बनने के बाद दूरदर्शन, एआईआर, लोकसभा टीवी, बीबीसी हिंदी और लगभग सभी बड़े हिंदी इंग्लिश अखबार चैनल पर बोलने लिखने का अवसर मिला। खैर, आपको बता दूं कि आज उन 3 इडियट्स में से एक सुमित बॉलीवुड का एक सफल स्क्रिप्ट राइटर है, दूसरा दोस्त वतन एक बड़े न्यूज़ चैनल में सफल कार्टूनिस्ट और तीसरा मैं नाचीज एक आईएएस अधिकारी और लेखक। मुझे कभी किसी सीनियर ने कहा था, हमेशा बड़ा सोचो, तुम एक दिन खुद बड़े बन जाओगे। मैं बड़ा बन पाया या नहीं, ये तो मालूम नहीं, पर उनकी ये बात अब बड़े काम की लगती है। मुझे लगता है कि जहां भी, जैसे भी रहें, जो कुछ भी करें, खुश रहकर करें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। निराशा की बातें करने वालों की बातें सुन सुनकर हताश न हो। अंत में हिंदी गजल सम्राट दुष्यंत कुमार की वे 4 पंक्तियां जो मेरे संपूर्ण संघर्ष यात्रा में मेरा साथ निभाती रहीं। इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ ए दोस्त, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ ए दोस्त, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। आईएएस निशान जैन जी की खुद की यह कहानी मेरी कहानी यूं ही चल रही आपके आत्मविश्वास और मनोबल को 2 गुना कर गई होगी। अगर आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको यह कहानी कैसी लगी, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे वो भी आगे बढ़ें। आप सभी का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।